सो हम लोगों ने शुरुआत करी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड टाइप में देखा था रिडक्शन, फिर उसके बाद बात हुई थी ऑक्सीडेशन की। अब आ जाते हैं कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस पर। मिसलेनियस रिएक्शंस का मतलब होगा कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए न्यूक्लियोफाइल्स की और बाकी सबकी बात नहीं होगी। ये वो रिएक्शंस है जो कि पर्टिकुलरली आपके एल्डिहाइड और कीटोन ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली जो आपके सिलेबस में वो है एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन और उसके साथ साथ दूसरी आपको पढ़ाई जाएगी कैनिजारो यहाँ पर, ठीक है। एल्डोल में भी एक क्रॉस एल्डोल भी होता है और वैसे आपके पास एक क्रॉस कैनिजारो होती है। एल्डोल की बात कर लेते हैं। देखो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। पहला तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके पास यहाँ पे सेल्फ कंडेंसेशन का रहेगा, ठीक है। पहले अभी हम लोग सिंपल एल्डोल को यहाँ पे समझेंगे। इसके लिए भी कंडीशन ये होती है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों इसको परफॉर्म कर सकते हैं, बट मेरे को ना कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन कोई मेरे को बताएगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगी कौन सी? ये तो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। आपका कार्बोनिल ग्रुप है तो अल्फा कार्बन कौन सी है? क्या ये अल्फा कार्बन है क्या? इसके बाद, ठीक है, यहां पर ये जो कार्बन पड़ रही है कौन सी कार्बन है आपकी? अल्फा, ठीक है। और ये वाली वैसी बीटा होगी और क्या हो जाएगी अपने पास? गामा। कितनी अल्फा हाइड्रोजन है इस बार? यहां पर आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप क्या कर सकता है? ये वाला ग्रुप आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म कर सकता है। सिमिलरली अगर मैं यहां की बात करूं, यहां पे कितनी अल्फा कार्बन है? यहां पे तो 2 अल्फा कार्बन है और ये लगी हुई है उनके साथ मेरी अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। क्या ये परफॉर्म कर देगा क्या? HCHO मीथेनॉल क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि यहां तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, और अल्फा कार्बन नहीं है तो फिर अल्फा हाइड्रोजन की कहां से बात करेंगे? तो यहां तो अल्फा कार्बन ही नहीं था। क्या यहां पे हो सकता है क्या इस वाले में? ये वाला, ये तो आपके पास एल्डोल नहीं देगा, क्या ये वाला देगा क्या? बेंजल्डिहाइड? यस, पक्का? यस। कैसे? मुझे बताओ कि ये तो आपका CHO हो गया, ठीक है। ये तो नहीं है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन तो आपकी ये है, इस पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं। इस पे कहां है हाइड्रोजन? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसने चारों के चारों कार्बन के साथ बना रखे हैं बॉन्ड। एक तो डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ, एक सिंगल आपका इस कार्बन के साथ गया एल्डिहाइड की लिंकेज में, फिर एक सिंगल बॉन्ड इधर कार्बन के साथ लिंकेज में गया। तो इस पे भी कहां है अल्फा हाइड्रोजन? यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन। और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल रिएक्शन आपकी नहीं हो सकती है यहां पर, ठीक है। या फिर मेरे पास जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? ये वाला बेंजल्डिहाइड जो यहाँ पे बताया नहीं आया? हाँ, एक, कम से कम एक। वहां पे एक भी नहीं है, वहां 0 है। तो कार्बोनिल ग्रुप के बाद पड़ने वाली जो कार्बन होती है आपके पास अल्फा कार्बन होती है। तो पहला वाला और दूसरा वाला ये दोनों तो एल्डोल परफॉर्म करेंगे, ये दोनों मेरे पास एल्डोल परफॉर्म नहीं करेंगे। यहां पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन का केस बन रहा है ये। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल भी नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? ये यहाँ पे जो ये बताया गया। अब आ जाते हैं एल्डोल कंडेंसेशन पे कि एल्डोल कंडेंसेशन में आपको करना क्या है। देखो एल्डोल कंडेंसेशन जब होती है तो बनता क्या है? यहाँ पे या तो आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनते हैं या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। मतलब बीटा हाइड्रोक्सी जो एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अब ये होते क्या है अभी जरा इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये वाला ग्रुप लेकर के चलेंगे। ये वाला ग्रुप मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है और ये हो गई आपकी अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ लगी हुई है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, वो क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अगर इस बॉन्ड को हम लोग देखेंगे तो बॉन्ड किसकी तरफ टूटेगा आपके? तो कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ेगा ये मेरे पास? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो कार्बन है, कार्बन कैसी हो रही है आपकी? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रही है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रही है तो मुझे बताना कि इसके बगल वाली जो कार्बन है इसके ऊपर कैसा चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव चार्ज आना चाहिए या पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, ताकि ये वाली कार्बन इसकी मदद कर पाए। मतलब यहाँ पे जो लगा हुआ एल्काइल ग्रुप है वो इसकी मदद कर पाए। तो यहाँ पे अगर आपको नेगेटिव चार्ज लगाना है तो ये बॉन्ड किसकी तरफ टूटा होगा? कार्बन की तरफ। तो हाइड्रोजन जब यहां से जाएगी तो कौन से चार्ज के साथ जाएगी ये? तो कार्बन पे कैसा चार्ज लीव करेगी अपने पीछे? ये नेगेटिव। तो अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ जा रही है तो ऐसे कौन से कंपाउंड से जो H पॉजिटिव आयन लूज करते हैं? ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं हम लोग अपने पास? एसिड। तो इसका मतलब ये जो है, जिस ग्रुप की हम लोग यहाँ पर बात करें, जो ग्रुप हमें यहाँ पर मैंडेटरी है एल्डोल के लिए, वहां पर आपकी जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर की है। आई बात समझ में? ये एसिडिक नेचर की हाइड्रोजन है। और उसके साथ साथ ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है आपके पास? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्यों है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? क्योंकि इसकी वजह से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है।
और यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने भी नेगेटिव चार्ज बेयर कर रखा है, तो सारे के सारे जो बॉन्ड है वो आपकी किसकी तरफ टूट रहे हैं, किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहे हैं आखिरी में, इस कार्बोनिल ग्रुप को। ठीक है, तो ये कैसा इफेक्ट रखता है मेरे पास यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट रखता है। ठीक है, और एल्काइल ग्रुप्स का तो आपको पता ही है कि एल्काइल ग्रुप्स का इफेक्ट कैसा होता है अपना, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे किसकी तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आपके एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह, और ये अपने को यहाँ पर दिखा रहे हैं माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इतनी चीज आई समझ में जितना यहाँ पर बताया गया। तो जो चीज अभी हम लोग यहाँ पर पीछे पढ़ करके आए थे उसको देख लेते हैं। अगर इस बॉन्ड की बात करेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किसकी तरफ तोड़ना है हम लोगों को, कार्बन की तरफ टूटेगा, हाइड्रोजन की तरफ। तो डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे कैसा चार्ज आया होगा, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई भी एक दूसरी साइड कोई एनायन प्रेजेंट है, ठीक है, बी नेगेटिव है, तो बी नेगेटिव के साथ कौन जुड़ जाएगा जाकर के, आपका ये एच पॉजिटिव। तो ये आपका यहां से बी एच जो है वो रिमूव हो गया, मतलब एनायनिक पार्ट के साथ एच पॉजिटिव जुड़ गई। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके पास यहाँ पर हेलोजन आयन भी हो सकती है, आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन भी हो सकती है, कोई भी एनायनिक पार्ट। और दूसरा अपने पीछे इसने क्या लीव कर दिया यहाँ पर, एक कार्बेनियन। जैसे कार्बोकेटायंस होते हैं वैसे ये क्या बन गया मेरा यहाँ पर, एक कार्बेनियन। अब कार्बेनियन पे आ जाते हैं, जो कार्बेनियन बना है देखते हैं कार्बेनियन में क्या खास बात है। कार्बेनियन में एक बहुत बढ़िया चीज आपको देखने को मिलेगी इस वाले केस में, वो है मेरे पास रेजोनेंस। अब वो रेजोनेंस कैसे है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। ये जो आप लोन पेयर देख रहे हो, लोन पेयर कोई बता सकता है कैसे आया होगा, लोन पेयर क्या है ये, कार्बन पे अचानक से लोन पेयर कैसे आ गया ये, रही हाइड्रोजन गई ना यहां से, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसने रख लिया अपने पास, कार्बन ने। अपना तो रखा ही रखा, उसका भी तो रखा, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं उस पर टोटल, 2। तो ध्यान रहे कार्बन का जो लोन पेयर है वो इस वजह से आया है क्योंकि इसने बॉन्ड पेयर अपनी तरफ खींचा है, तो उसी को मैंने नेगेटिव चार्ज से भी दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो डबल सिंगल नेगेटिव है या डबल सिंगल लोन पेयर है, किसका केस होता है अपने पास, ये रेजोनेंस का। अब यहाँ पर रेजोनेंस कैसे शो होगी, बहुत सिंपल है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अगर पोलराइज होगा तो किसकी तरफ टूटेगा, आपके ऑक्सीजन की तरफ। तो कैसा चार्ज बेयर करेगा, डेल्टा नेगेटिव। ये कैसा चार्ज बेयर करेगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो अब ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर फिर यहाँ पर बॉन्ड पेयर में आ जाएंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये कहेगा भाई मेरे लोन पेयर रख लो, मतलब अपने दोनों के बीच में क्या बना लो, एक डबल बॉन्ड। या आप कहो कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के साथ क्या बन गया, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो, चार्जेस से समझना ज्यादा आसान होता है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आप ऐसा समझो कि डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, अगर आपको बॉन्ड पेयर में समझ नहीं आ रहा है तो फाइनली ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज लगा है मेरे पास, अब नेगेटिव। और कार्बन कार्बन के बीच में कैसा चार्ज बन गया अपने पास, यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, हर कोई सेटिस्फाइड है अपने पास। और ऑक्सीजन जो थी, ऑक्सीजन पे अब टोटल लोन पेयर कितने बचेंगे इस वाले स्ट्रक्चर में, 3। ठीक है, वैसे तो 2 लोन पेयर होते हैं, वो तब होता है जब ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हो। यहाँ पर ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बना रखा है और फाइनली अपना एक बॉन्ड पेयर का पूरा इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लिया था। तो एक तो अपना खींचा ही खींचा और एक इस कार्बन का भी खींच के ले गया अपने साथ, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने 3 लोन पेयर दिखाए। अदरवाइज अगर यहाँ पे बात करी जाएगी तो यहाँ ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है टोटल, सिर्फ 2। ठीक है, जब वो डबल बॉन्ड में है तो। अब आते हैं आपके रिएक्शन पर कि जब आपके पास रिएक्शन आएगी तो देखो रिएक्शन में आपको क्या करना है। रिएक्शन इसकी बहुत सिंपल है। ये हमारे पास सबसे पहला आ गया इथेनॉल, तो दूसरा भी मैंने क्या ले रखा है, इथेनॉल। ठीक है, एल्डोल अब करके देखते हैं कि एल्डोल में करना क्या है। जो ये CH3CHO है, CH3CHO के ना बस H को आप ऐसे अलग करके लिख लेना, ये समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। बाकी तो जब आप समझ जाओगे तो आप डायरेक्टली भी कर लोगे, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। फिर वैसे ये रहा आपके पास CH3CHO, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना आपको उठा करके बस इस ऑक्सीजन के साथ लगा देना है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड था, ये जब बॉन्ड टूटा होगा, ये बॉन्ड किसकी तरफ टूटा होगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो इस पे कैसा चार्ज आया होगा देखो, तो यहां पे कैसा चार्ज आया होगा, डेल्टा पॉजिटिव। फिर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा होगा तो कैसे चार्ज के साथ जाएगा आपकी हाइड्रोजन, तो कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ेगी। तो ये नेगेटिव जो चार्ज वाला अपने पास कार्बन चेन विद कार्बोनिल है, ये कहां पर जाकर के अटैक करेगा, आपके कार्बन पॉजिटिव सेंटर पर। और वैसे ही H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ जाएगा, मेरे O के साथ। ये बन गया आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसी को हम कहते हैं एल्डोल। एल्डोल का मतलब होता है एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। अब आपके कंपाउंड में, आपके ग्रुप में सेम टाइम पर एल्डिहाइड की भी लिंकेज है और सेम टाइम पर किसकी लिंकेज है मेरे पास यहाँ पे, अल्कोहल की भी। अल्कोहल का ग्रुप ये रहा आपका OH, और ये CHO ग्रुप किसका होता है, एल्डिहाइड का। तो ये बन गया आपके पास एल्डोल। कुछ नहीं करना है, एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट करना है, और जैसे एक हाइड्रोजन कम होगी तो CH3 का CH2 हो जाएगा अगली चेन में, उसको आपकी कार्बन चेन के साथ यहां पर ला करके लिंक कर देना है। सबसे सिंपल रिएक्शन। अब इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों है, इसकी भी बात कर लेते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी इसको नाम क्यों दिया गया। ये आपके पास अल्फा कार्बन कौन सी होगी, इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये वाली कार्बन कौन सी हुई मेरे पास, इसके नेक्स्ट जो लगी हुई है ये, तो ये कौन सी हुई, बीटा।
तो आपका जो हाइड्रोक्सी है वो कौन सी पोजीशन पर लाई कर रहा है? बीटा पोजीशन पर, तो इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी, और उसके साथ यहाँ पर एल्डिहाइड की लिंकेज हो रखी है। ठीक है, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से ध्यान रहिए, इसका कोई आईयूपीएसी नेम नहीं है, ये आपको बस ये बता रहा है कि यहाँ पे जो कंपाउंड्स बनते हैं वो इस कैटेगरी के होते हैं। अगर मैं देखूं तो ये मेथ एथ प्रोप ब्यूट है, ठीक है, ये ब्यूटाइल एल्डिहाइड है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एल्डिहाइड इसका नाम होना चाहिए। अगर जनरल में भी आप जाओगे तो क्या नाम बनेगा अपने पास इसका? बीटा हाइड्रोक्सी, और जनरल में क्या यूज करेंगे? ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एल्डिहाइड। और अगर आप आईयूपीएसी नेम पे जाते हो तो आईयूपीएसी नेमिंग में मेरे को बताना है एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल तीनों होते थे, किसको प्रेफरेंस दोगे आप लोग? अल्कोहल को प्रेफरेंस दोगे, एल्डिहाइड को दोगे? तो अगर आपने एल्डिहाइड को प्रेफरेंस दी है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे क्या लगी है? ओल। ठीक है, क्या इसको ओल लिखेंगे? क्या आप क्या लिखा जाएगा इसको? हाइड्रोक्सी। तो आपकी 3 के हाइड्रोक्सी और मेथ एथ प्रोप ब्यूट ब्यूटेन। तो वैसे ही अपने पास इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो क्या निकल करके आ जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल इस तरीके से हुआ। 4 कार्बन की चेन है, थर्ड पे हाइड्रोक्सी की लिंकेज है, और मेरे पास पहली पोजीशन पर आपका अल लाई कर रहा है। आई बात समझ में? एल्डोल आया यहाँ पे। अब जैसे एल्डोल होता है वैसे आपके पास अगला कीटोल भी हो सकता है, मतलब कीटोन्स के ग्रुप के साथ भी हो सकती है ये चीज। इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में अगर आपने इथेनॉल लिया है तो इथेनॉल को ना बेसिक मीडियम में रखते हैं हम लोग। अब इथेनॉल को अगर आपने बेसिक मीडियम में रखा है तो उसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी होगा इथेनॉल का, मिलियंस और बिलियंस होंगे। तो होता क्या है, दो मॉलिक्यूल अपने पास आपस में जुड़ करके क्या करने लग जाते हैं? अपनी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन खुद से ही। ठीक है, आपस में ही जुड़ रहे, क्योंकि जो आपका पहला मॉलिक्यूल है वही दूसरा मॉलिक्यूल है। तो मैंने एक ही तरीके का एल्डिहाइड लिया था और उसमें क्या डाल दिया अपने पास? बेस। OH नेगेटिव किसको बता रहा है यहाँ पर? ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन है। ठीक है, तो ध्यान रहे, कभी कभी ना होता क्या है, यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड भी लिखी हुई आ जाती है। ध्यान रहे, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है आपके पास? एक बेस ही होता है। तो OH नेगेटिव जो है वो उसका सोर्स क्या रहेगा? मेरे पास कोई बेस रहेगा। तो पहले स्टेप में तो आपको बना करके दे दी है ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड विच इज नोन एज एल्डोल। अगला पार्ट जो रहता है, अब अगले पार्ट में क्या होता है देखो, अगले पार्ट में मैं आपको बताता हूं। ये जो कंपाउंड बन करके आया ना, इसमें आपकी जो अल्फा कार्बन है और आपकी जो बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के साथ एक H लगी हुई है और ये OH लगी हुई है। यहाँ पे हाइड्रोजन अपने पास कैसी है? ये एसिडिक नेचर की है, तो जैसी ये रिमूव होती है उसके साथ साथ ये OH भी रिमूव हो जाता है। और जैसे OH और H रिमूव हुए, अपने को फाइनली कार्बन और कार्बन के बीच में क्या देखने को मिलेगा? फिर एक डबल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड किसकी तरफ टूटा होगा? आपके OH की तरफ। तो डेल्टा नेगेटिव, तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, और ये वाला बॉन्ड कार्बन की तरफ टूटा है तो डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? अब एक यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच थी। तो फाइनली हो गई मेरे पास यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो गई है? इन भी है, अल भी है, इनल्स बन रहे हैं ये। आई बात समझ में? तो आपकी जो हाइड्रोजन जाती है ना, हाइड्रोजन जो हमारे पास जा रही है उसका ध्यान रखना है। पहली बात तो आपको यहीं पे रुक जाना है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपसे एल्डोल पूछिए यहां तक मत चले जाना आप लोग। एल्डोल पूछिए तो यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, ये तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी जो एल्डिहाइड बना था, अगर आप उसको फाइनली हीट कर देते हो तो फाइनली हीट करने पर वाटर रिमूव हो जाता है उस मॉलिक्यूल से, और जब वाटर रिमूव हो जाता है तो यहाँ पर इनल्स की फॉर्मेशन होती है। इन भी लगाए, अल भी लगाए यहाँ पर, तो वो हीट करने पर होगा रिएक्शन मिक्सचर को, शुरुआत में नहीं बन जाएगा। तो आपको हमेशा नहीं बनाना है। तो अल्फा वाली कार्बन से क्या निकालनी है? हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब जिस भी कार्बन से OH लगी हुई है वो अल्फा के बाद ही पड़ रही होगी। तो ये आपकी अल्फा कार्बन है, फिर ये बीटा कार्बन है यहाँ पर। तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जा रही है और बीटा कार्बन से आपकी OH जा रही है। एल्डोल में अब आगे चलते हैं। एल्डोल में अब आपके पास सेकंड फॉर्म पे आ जाते हैं एल्डोल की, जो कि रहेगी अपनी क्रॉस एल्डोल। देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप था या जो कार्बोनिल कंपाउंड था वो दोनों सेम थे। मतलब अगर आप पहला इथेनॉल लाओगे तो दूसरा भी इथेनॉल लाना है, पहला प्रोपेनॉन लाओगे तो अगला भी प्रोपेनॉन लाना है। तो इससे ये समझ आता है कि मेरे को हमेशा जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो सेम रखना है। तो वो जो सेम रखने वाली बात होती है वो होती है जब वो अपने पास सेल्फ एल्डोल, ठीक है, सेल्फ एल्डोल जो होती है यहाँ पे जो सेल्फ कंडेंसेशन होता है उसमें आपके दोनों मॉलिक्यूल सेम रहे होंगे। लेकिन अब मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मैं पहला वाला कार्बोनिल कंपाउंड और दूसरा वाला कार्बोनिल कंपाउंड अलग अलग ले आऊं तो भी एल्डोल पॉसिबल है, तो भी वो रिएक्शन वैसे आगे बढ़ेगी जैसे आपको पढ़ाई गई थी। बस इसका जो नाम है वो आपके पास क्रॉस एल्डोल पड़ जाएगा। अब देखो ये क्रॉस एल्डोल कैसे काम करेगी। ये जो पहले वाला कंपाउंड है, अगर हम लोग इसका नाम देखें तो इसका नाम क्या होना चाहिए? CH3COCH3 का बताओ क्या नाम होगा इसका अपने पास? ये आपकी प्रोपेनॉन है, और प्रोपेनॉन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? ये प्रोपेनल। तो पहला वाला मेरे पास कीटोन है, वहीं दूसरा वाला अपने पास एल्डिहाइड है।
तो अब कीटोन प्लस एल्डिहाइड की रिएक्शन हो रही है, तो ना अब ये रिएक्शन कीटोन प्लस कीटोन जा रही है, ना अब ये एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड, ये जा रही है कीटोन प्लस अपने पास एल्डिहाइड। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है कि कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, यहां से टोटल अपने पास 4 प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। तो ये जो 4 प्रोडक्ट्स यहां से पॉसिबल निकल करके आ रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन होगा, ये 4 प्रोडक्ट्स क्यों निकल करके आते हैं, क्यों होंगे यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स टोटल। सबसे पहले तो ये जो प्रोपेनॉन है और ये जो प्रोपेनॉल है, ये दोनों अपने आप में एक कार्बोनिल कंपाउंड है, तो एक बार तो इनका खुद का क्या हो जाएगा, ये सेल्फ एल्डोल कर देंगे। ठीक है, सेल्फ एल्डोल अगर कर गए तो 2 प्रोडक्ट तो आपके पास यहां से आ गए। फिर क्या होगा, फिर होगा जब इनके पास अपना क्रॉस एल्डोल, तो एक प्रोडक्ट आपके पास वहां से निकल करके आएगा। अब क्रॉस एल्डोल में भी क्या होगा, कल हम लोगों ने देखा था कि एक का H अगले वाले के O के साथ जाकर के जुड़ता था, तो अगर पहले केस में इसका H ले रहे हैं, इसके O के साथ जोड़ रहे हैं, तो अगले केस में इसके H को इसके O के साथ जोड़ेंगे। तो इस तरीके से अपने पास टोटल 4 प्रोडक्ट की यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट हमारा लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे, वो क्रॉस एल्डोल वाला लिखेंगे। आई बात समझ में, क्रॉस एल्डोल वाला प्रोडक्ट लिखेंगे, सेल्फ वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेल्फ वाली हम लोग यहाँ पर चीज पढ़ चुके हैं। देखो सबसे पहले केस में ये जो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हो ना, ये क्या है, पहला भी प्रोपेनॉन है, अगला भी प्रोपेनॉन है, तो ये क्या बन रखा है मेरे पास, ये आपके पास सेल्फ एल्डोल हो रखी है, ये भी सेल्फ एल्डोल है, और नीचे वाली जो आपको दिख रही है ये भी क्या है, ये भी अपने पास सेल्फ एल्डोल है। तो प्रोपेनॉन प्रोपेनॉन के साथ, और वैसे ये इथेनॉल इथेनॉल के साथ क्या, ये प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल के साथ क्या कर गया मेरे पास, सेल्फ एल्डोल कर गया। तो मैं कह रहा हूं अब इसको भी हटा दो, क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों जब आपस में सेल्फ एल्डोल कर जाएंगे तो यहां से क्या बनेंगे, आपके पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे। बाकी उसके बाद जब मैं इनमें आने वाले जो एल्डोल प्रोडक्ट है, जब मैं इसको हीट कर दूंगा, तो हीट करने के बाद फाइनली हमें एल्कीन और ये अल का मिक्सचर बन जाया करता था। ठीक है, अब यहाँ पे ये ईन है और उसके साथ साथ ये आपका कीटोन है। ठीक है, तो ये ईन भी लगी हुई है और कीटोनिक ग्रुप भी है यहाँ पर, और वैसे ये जो नीचे वाला है इसमें ईन भी है और अल भी है। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने कल पढ़ी थी। उससे पहले ये जो फॉर्मेशन हो रही है, अब इस फॉर्मेशन में अगर मैं देखूं तो इस बार जो आपके पास यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन करके आया है, एक तो इसमें ओल लगी हुई है और दूसरा ग्रुप आपके पास कौन सा है यहाँ पर, ये कीटोन का है। तो जैसे एल्डोल है वैसे आप इसको कीटोल कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है, कि ये कीटोल की यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है, और नीचे वाला क्या हो गया आपके पास, ये एल्डोल हो गई, क्योंकि एल्डिहाइड का ग्रुप है और यहाँ पर ओल भी लगी हुई है, तो ये एल्डोल हो गई, ऊपर वाली कीटोल हो गई। बाकी हम लोग इसको रखते एल्डोल की ही कैटेगरी में है। आई बात समझ में, इसको हम लोग लिखेंगे एल्डोल की ही कैटेगरी में। लेकिन अब बात क्या होती है, बात ये आपके पास यहाँ पे होना है क्रॉस एल्डोल। देखो क्रॉस एल्डोल देखते हैं कि क्रॉस एल्डोल कैसे जाएगा। ये क्रॉस एल्डोल के लिए अब मैं यहां पर आपका प्रोपेनॉन कंसीडर कर रहा हूं, उसके बाद प्रोपेनॉल कंसीडर कर रहा हूं। तो देखो होगा क्या करना है आपको, जो आपके पहले वाले का O है, अगर आप कह रहे हो मैं इसके O के साथ यहां से हाइड्रोजन जोड़ूंगा, तो ये हाइड्रोजन उठ करके इसके साथ जुड़ जाती थी OH। यहां पे क्या बचेगा, CH2 CH2 CHO, तो ये जो CH2 CH2 CHO है वो जाकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, वो CH3 CO CH3 था, ये आपके पास ये जो 3 कार्बन यहां पर लगे हुए हैं, ये वाले 3 कार्बन है। ठीक है, ये 3 कार्बन मेरे पास यहां से निकल करके आ गए। फिर उसके बाद आपने ये हाइड्रोजन यहां से निकाली, इसको दे दी, आ गई इसके पास वो हाइड्रोजन। तो इस वाले कार्बन से, अरे ये वाली हाइड्रोजन अपने पास जो यहां पर हाइड्रोजन लगी हुई है वो निकल करके यहां पे आ जाएगी। क्यों ला रहे हैं इस वाली हाइड्रोजन को, उसके पीछे रीजन क्या होता था, ये कौन सी कार्बन है आपकी, ये अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन जो होती है, अल्फा कार्बन से आपको रिमूवल करना है हाइड्रोजन का। तो मेरे पास जो अगली वाली चेन थी, ये अगली वाली जो चेन है, कितने कार्बन की चेन है टोटल, 4 कार्बन की, वो 3 कार्बन की, ये रहे आपके पास टोटल 3 कार्बन। ठीक है, जिसमें अल्फा ये वाली कार्बन है, ये आपकी वो अल्फा कार्बन है पिछली बार की तरह। इसकी हाइड्रोजन यहां पे जोड़ दी, फिर CH को उसके साथ जोड़ा है, CH3 नीचे लगा हुआ है, बाकी हो गया आपका CHO। तो ये वाला जो प्रोडक्ट बनकर के आया है, ये वाला प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो आपके पास क्रॉस एल्डोल का अपने पास एक रिजल्ट है। ठीक है, क्रॉस एल्डोल हुआ है यहाँ पे। अब उसके बाद जो रिएक्शन मिक्सचर आपके पास आएगा, इसको हम लोग क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। हीट कर देंगे तो क्या होगा, जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से क्या रिमूव हो जाएगी, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन यहां से जाएगी और कौन जाएगा आपका OH। तो जब OH और H बाहर निकलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वाटर। तो वाटर की रिमूवल होगी और इस कार्बन में और इस कार्बन में क्या बन जाएगा, हमारे पास एक डबल बॉन्ड। ठीक है, ये आपकी अल्फा कार्बन है और वैसे ये कौन सी कार्बन हो गई फिर मेरे पास, बीटा। ठीक है, तो एक अल्फा साइट है और उसी के साथ अपने पास एक बीटा साइट है। लेकिन अब आते देखो सेकंड वाले पार्ट पे, जैसे मैंने आपको बोला था कि ऐसा क्यों हुआ कि मैंने पहले वाला जो था अपने पास प्रोपेनॉन, अगर इसका हम लोग नाम देखें तो ये आपका प्रोपेनॉन है और ये मेरे पास प्रोपेनल है। तो प्रोपेनॉन
प्रोपेनॉन की ऑक्सीजन को प्रोपेनल के कार्बन के थ्रू हाइड्रोजन मिली, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका जो ऑक्सीजन है वो इसकी हाइड्रोजन को अपने पास रख ले, क्योंकि है तो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड। तो आपको सेकंड वाले में यही चीज करनी है। तो अगर सेकंड वाले में आप देखोगे तो इसलिए प्रोपेनॉन को बाद में लिखा हमने और यहां पर प्रोपेनल को पहले लिखा। अब इन दोनों में से मेरे पास ये आपकी कौन सी कार्बन हो गई, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन की जो हाइड्रोजन है वो निकल करके कहां जाएगी, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। ये ऑक्सीजन के पास गई, CH3 CH2 कार्बन के साथ अब क्या बन गया, देखो वो OH हो गई, बाकी एक हाइड्रोजन उस पर पहले से ही थी। और ये कितना रह गया होगा, CH2CO CH3, ये लगा हुआ है आपके पास CH2CO CH3 जो कि यहां से आ रहा है, ठीक है, CH2CO CH3। उसके बाद रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे, तो रिएक्शन मिक्सचर को हीट करने पे पता चलेगा कि जो रिमूवल है वो आपकी अल्फा कार्बन वाली हाइड्रोजन और जो बीटा कार्बन है उसकी OH, ये दोनों मिलकर के वाटर बाहर निकाल देंगे और ये कार्बन और इस CH के बीच में बन जाएगा एक डबल बॉन्ड, ये रहा आपके सामने। तो क्रॉस एल्डोल में अब समझ आया 4 प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं। 2 प्रोडक्ट ये लिखे हुए हैं जो कि क्रॉस एल्डोल से बनकर के आए हैं, और जो 2 प्रोडक्ट हमने पीछे पढ़े थे वो सेल्फ एल्डोल से बनते हैं, जब यही सेम कार्बोनिल कंपाउंड आपस में, ठीक है, एक का मॉलिक्यूल दूसरे के बट सेम ग्रुप के साथ अपने पास एल्डोल रिएक्शन करके देता है। तो ये आपके पास टोटल हो गए यहां पर 4 प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्रॉस में क्या चीज, हाँ, क्रॉस में आपको दोनों दिखाने होते हैं। टोटल जैसे अब 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो आप उनमें से अगर लिखा हुआ है कि, वैसे ऐसा कभी मतलब नहीं होता है कि पूरे चारों लिखने, अगर आपके पास रिएक्शन आ रही है प्रॉपर लिखने को, तब तो फिर आपको चारों ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है, चारों ही लिख के दिखाने पड़ते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं जरा, आप नीचे देखो, ये बेंजल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो रही है प्रोपेनॉन की। अगर आप इसमें ध्यान दोगे ना, तो यहां पर मेरे पास जो पहले वाला है ये आपका एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड में भी बेंजल्डिहाइड है। देखो बेंजल्डिहाइड को देखो, बेंजल्डिहाइड वाली जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन यहां पर है मेरे पास, ठीक है। अब यहां पे जो कार्बन प्रेजेंट है, ये वाली जो कार्बन थी, यहां पे जो कार्बन है इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। तो अब ये जो रिएक्शन है, फिर ये रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगी, यहां पर क्या किया जाएगा। देखो यहां पे क्या होता है, ये जो CHO होती है, CHO में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहा होगा, फिर ये हाइड्रोजन और बाकी इसकी लिंकेज हो रखी होगी यहां पर अपने रिंग के साथ। तो इस वाले का हाइड्रोजन निकल करके यहाँ पे कार्बन के ऑक्सीजन के साथ आकर के जुड़ गया, और उसके बाद ये कितना रह गया था, CH2CO CH3, वो जुड़ा हुआ है आपका CH2CO CH3, ठीक है। लेकिन अब मैं इसमें वो दूसरा वाला पार्ट नहीं कर सकता। दूसरा वाला पार्ट कहने का मतलब क्या है कि ऐसा भी तो हो सकता था कि यहां से हाइड्रोजन निकल के इस ऑक्सीजन पे जाती, पर यहां तो हाइड्रोजन है ही, तो निकलेगी कैसे। इसका मतलब है कि बेंजल्डिहाइड के केस में अगर मैं देखूं तो सेल्फ एल्डोल नहीं हो सकता है। बेंजल्डिहाइड में क्या सेल्फ एल्डोल हो जाएगा क्या। कल हम लोगों ने एल्डोल में कंडीशन पढ़ी थी कि एल्डोल के लिए कम से कम कितने अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बेंजल्डिहाइड जो कंपाउंड है, बेंजल्डिहाइड के पास क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं, यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो सेल्फ एल्डोल तो नहीं जा सकता है। बट कैसी एल्डोल कंडेंसेशन शो करके दे रहा है आपको, क्रॉस वाली, तो क्रॉस एल्डोल जा रहा है। पर क्रॉस एल्डोल में भी कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, सिर्फ एक, ठीक है। क्योंकि अब आप यहां पे सेकंड पॉसिबिलिटी नहीं ले सकते। सेकंड पॉसिबिलिटी कौन सी की, इसका H निकाल के इसके O को दे दो, क्योंकि ये वाली H थोड़ी पार्टिसिपेट करती है। यहां पे अल्फा कार्बन कौन सी है, ये आपकी अल्फा कार्बन है जो यहां पे रखी हुई है, और इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो आप हाइड्रोजन को निकाल करके यहां पर भेजोगे कैसे इसके ऑक्सीजन के साथ। तो आई बात समझ में कि इस तरीके के कंपाउंड के साथ अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है एल्डोल की, तो वो मेरे पास क्रॉस एल्डोल होता है। बाकी ये भी अपने पास हीट करेंगे तो बाद में वही डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जो आपको दिखाना है। आगे ये चीज समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बात है आपके पास एक और रिएक्शन पर, जो कि हमारे पास फिर से एल्डोल के साथ आपको पढ़ाई जा रही है, और ये मिसलेनियस में से ही एक है। अब इसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। देखो कैनिजारो जो रिएक्शन होती है, कैनिजारो रिएक्शन और इससे पहले वाली एल्डोल, दोनों में एक कॉमन चीज है, और दोनों में जो एक कॉमन चीज है वो होता है यहाँ पर यूज होने वाला रिएजेंट। वहां पर भी हम लोगों ने जो रिएक्शन करी थी बेसिक मीडियम में करी थी। अगर आप यहाँ पे भी रिएक्शन टाइप पे देखोगे ना, तो यहाँ पे रिएक्शन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, KOH लिखा हुआ है और NaOH लिखा हुआ है। तो KOH की और NaOH की बात करें तो ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास, ये दोनों बेस ही होते हैं। कंसंट्रेटेड KOH डाल रहे हैं और कंसंट्रेटेड NaOH डाल रहे हैं। तो ध्यान रहे, अगर आपके पास बेसिक मीडियम है और बेसिक मीडियम में भी उन्होंने कंसंट्रेटेड बेस यूज कर रखा है, तो कंसंट्रेटेड बेस आपको बताएगा कि आपको कैनिजारो रिएक्शन वहां पे करके दिखानी है। इस पे भी कोई भी एक ऐसा एल्डिहाइड जिसपे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है, ये A नहीं है, ध्यान रहे,
ये आपके पास अल्फा है। कोई भी ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अपने पास नहीं है, जैसे मीथेनॉल हो गया या बेंजल्डिहाइड हो गया, C6H5CHO क्या है मेरे पास, ये बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये अपना खुद से जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, उसके लिए आपको चाहिए होती है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एल्कलाई या फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस मॉलिक्यूल में, मतलब इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल मेरे पास रिड्यूस होकर के एक अल्कोहल तक पहुंच जाएगा और वही दूसरा वाला जो ऑक्सीडाइज है वो अपॉन ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक सॉल्ट तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो एल्डोल में क्या छूट गया था हमसे, एल्डोल में ये छूट गया था कि जिसपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसका क्या होगा, तो कोई बात नहीं, जिसपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर ये सेल्फ ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, पर सेल्फ ऑक्सीडेशन पे दो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट निकल करके आ रहे हो। देखो कैसे, ये मिथेनॉल है, तो अगला भी आप मिथेनॉल लेकर के आए, इन पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल तो हो नहीं सकता। कुछ नहीं करना है, सिंपल है, एक का बना करके दे देना है अल्कोहल और दूसरे का बना करके दे देना है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट HCHO जो आपका मिथेनॉल है, एक कार्बन का अल्कोहल क्या बनेगा, मिथेनॉल CH3OH, और एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट क्या बनेगा मेरे पास, HCOO। ये रहा आपका। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करी थी, तो पोटेशियम का ये जो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, जब यहां से हमारे पास ये मेथनोएट आयन निकली होगी तो मेथनोएट आयन के ऊपर जाकर के कौन जुड़ गया होगा, ये HCOO नेगेटिव, इसलिए आपके पास बन करके आया है ये। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम मेथनोएट। ठीक है, या फिर पोटेशियम फॉर्मेट, दोनों ही चीजें लिख सकते हैं, बस वो हमारे पास जनरल नेम होगा। अब ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड का आपको पता है एल्डोल नहीं हो सकता, सेल्फ एल्डोल नहीं हो सकता, बट कैनिजारो में जाएंगे ये। ठीक है, इनको कैनिजारो इसलिए नाम दिया गया है, ये आपके पास फिर से एक नेम्ड रिएक्शन है, तो अपने पास हो इनका ऑक्सीडेशन ही रहा है, पर मेरे पास कोई एक प्रोडक्ट निकल करके नहीं आ रहा। अब इससे तो आप बनाओगे बेंजाइल अल्कोहल, एक से CH2OH ये रहा, और दूसरे वाले से क्या बन जाएगा, COO नेगेटिव और वही Na पॉजिटिव, ये रही अपने पास वो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। ठीक है, तो सिंपल है कैनिजारो। तो कैनिजारो कहां पर करना है, कैनिजारो आपको उन एल्डिहाइड्स पर करके दिखानी है जहां पर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन कंडीशन सेम होती है, ध्यान रहे, ये भी बेसिक मीडियम की रिएक्शन है, वो भी बेसिक मीडियम की रिएक्शन होती है। फर्क इतना होता है कि वहां पर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है। अगला आते हैं क्रॉस कैनिजारो पे। अब क्रॉस कैनिजारो जो है, क्रॉस कैनिजारो में क्या करना पड़ेगा, जरा क्रॉस कैनिजारो पे नजर मारते हैं। देखो जो क्रॉस कैनिजारो है वो ऐसे ही काम करेगा जैसे आपका क्रॉस एल्डोल काम कर रहा था। इसका मतलब है पहले वाला जो बेंजल्डिहाइड है, वैसे दूसरे वाला जो वो एल्डिहाइड में लेकर के आ रखा हूं, वो दोनों सेम नहीं है। ये मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, ये आपका मिथेनॉल है। ठीक है, अब ये क्या है कि यहाँ पे पिछली बार की तरह नहीं होना कि एक का H अगले के O के साथ जुड़ना है, एक से तो अल्कोहल बननी है और दूसरे से कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनना है। लेकिन अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि किसका अल्कोहल बनाना है और किसका आपके पास यहाँ पर कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनाना है। देखो जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होते हैं वहां से हम लोग अल्कोहल डिराइव करते हैं। मतलब यहाँ पे एक तो रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम से ऊपर से CHO है, तो एक का तो आपके पास बन गया है अल्कोहल CH2OH, और दूसरे वाले का वैसे इस बार क्या बन जाएगा HCOONA, क्योंकि आपने सोडियम का हाइड्रोक्साइड यूज करा है, तो ये रहा आपके पास HCOONA। तो जो क्रॉस कैनिजारो होती है, क्रॉस कैनिजारो किसी भी एल्डिहाइड के केस में जब काम करती है तो वहां पर जो ऑक्सीडेशन है ना, ध्यान रहे ऑक्सीडेशन हमेशा आपके पास जो छोटे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, जैसे ये वाले हैं, यहां पे जो छोटे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, यहां पर अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो पहले इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, फिर वहां पर वो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बन जाएगा। तो इसलिए नीचे लिखा हुआ भी है कि इन केस ऑफ क्रॉस कैनिजारो ऑफ एनी एल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड ऑलवेज ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड टेक्स प्लेस, इन अ सेंस ऑलवेज सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड गेट्स फॉर्म। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ होगा वहां पर, मेरे पास जो फॉर्मल्डिहाइड था उसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, इसलिए सॉल्ट भी किसका बन करके आएगा वहां पे, जो छोटा वाला जो आपके पास कार्बन एटम्स थी उसका। एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है ना तब अल्कोहल बनती है, तो ये आपके पास वो पार्ट है जो अपॉन रिडक्शन बना है। अगर आप इस पार्ट को देखोगे तो ये पार्ट कैसे बन करके आया होगा, यहां से जब इनका रिडक्शन हुआ होगा, क्योंकि अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड बनती है, तो एल्डिहाइड को जब रिड्यूस कर देंगे तो क्या बन जाएगी, अल्कोहल। तो एक तो रिडक्शन की वजह से बनता है और एक किसकी वजह से बनता है, ऑक्सीडेशन की वजह से। तो सेम टाइम पर ऑक्सीडेशन होगा और सेम टाइम पर रिडक्शन होगी, तो ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। बस यहां पर ऑक्सीडेशन पर जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ना बन करके उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाता है। तो रिएक्शन याद रखना सिंपल है। ठीक है, एक का अपने को क्या करना है, रिडक्शन करके दिखाना, और एक का क्या करके दिखाना है वहां पर मेरे को उसका ऑक्सीडेशन। जब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में डिफरेंस आ जाएगा तो जहां भी नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होंगे वहां पर आप ऑक्सीडेशन कर देना, और जिसपे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे वहां पर रिडक्शन कर देना। मतलब ज्यादा वाले से अल्कोहल बना देना और कम वाले से वहां पर अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड का
सॉल्ट बना देना। ठीक है, तो अब आपके एल्डिहाइड और कीटोन में आगे चलते हैं। क्रॉस एल्डोल और कैनिजारो के बाद अब बारी आती है यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। हमेशा एक तरह चैप्टर का आखिरी पार्ट यही रहता था, इससे पहले भी जितने चैप्टर हम लोगों ने पढ़े थे, यहाँ पर भी आपके पास उसी तरीके से लास्ट पोर्शन रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक में कार्बोक्सिलिक एसिड इसके बाद शुरू होगा। अभी मैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहा हूँ कि उसमें हमारे पास ये लास्ट पोर्शन है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होना है, तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन जो होती है वो ऑलमोस्ट हर बच्चे को रट जाती है, क्योंकि रिएजेंट ना चेंज होता है ना हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट चेंज होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो कंडीशन होती है ना कि आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है, अगर यहां से क्वेश्चन पूछ ले जाए तो शायद आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो क्यों रहा है, और ये क्वेश्चन कई बार आता भी है। तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को समझते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो अटैकिंग रिएजेंट है वो भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और जिसको आकर के वो रिप्लेस करने वाला है, सब्स्टिट्यूट करने वाला है, वो भी आपके पास इलेक्ट्रोफाइल था। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते थे, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर जो अपने पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ढूंढना है या फिर मेरे को ढूंढना है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखने वाला। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ ही शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्योंकि कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल को स्टडी करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन का जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो ये किसकी तरफ टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ। कैसा चार्ज आएगा इस पे, डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ा होगा इसने, डेल्टा पॉजिटिव। यही तो हुआ होगा। अब अगर यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को किस चीज की जरूरत पड़ेगी मेरे पास, इलेक्ट्रॉन्स की। अगर इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी है तो इसका मतलब यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन को पे कैसा चार्ज आना चाहिए, यहाँ वाली कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, ताकि इसकी मदद कर दे। तो ये जो बॉन्ड पेयर है, अब ये बॉन्ड पेयर किसकी तरफ घूम गया, इस वाले कार्बन की तरफ, या मतलब ये बॉन्ड पेयर उठ करके यहां लगना चाहता है। और जैसे ये बॉन्ड पेयर आप यहां पर लगाओगे, तुरंत यहां पर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये वाली कार्बन कैसी हो गई होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसने अपना बॉन्ड पेयर तो इस वाले कार्बन की तरफ तोड़ दिया। तो इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आया होगा, यहां पर डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन थे वो इस कार्बन तक पहुंच गए और वो वाली कार्बन इस कार्बन तक पहुंचा देगी। तो अब इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा मेरे पास, एक डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये ऑक्सीजन की तरफ क्योंकि बॉन्ड टूटा था, तो ऑक्सीजन पे देखो कैसा चार्ज आ रखा है, वो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहला पॉजिटिव जो साइट है वो कहां पर क्रिएट हुई है आपकी, ऑर्थो पर। सिमिलरली अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके सामने कैसा चार्ज आएगा, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब कि भाई अब इसकी वही तो मदद करने आएगा कोई, तो ये वाला बॉन्ड पेयर अब यहां पर लगना चाहेगा। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड चाहेगा कि मैं यहां पर बॉन्ड पेयर की तरह लग जाऊं। तो इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव, तो यहाँ पे कार्बन पे कैसा चार्ज बनाएगा ये मेरे पास, डेल्टा पॉजिटिव। तो अगला पॉजिटिव चार्ज कहां पर इंड्यूस हो रहा है, आपके पैरा पोजीशन पर। अब सिमिलरली ये जो चेन है अपने पास आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, पॉजिटिव के बगल में अगली बार फिर से देखा जाएगा, तो ये वाली जब कार्बन है, ये वाली कार्बन मेरे पास फिर से बेयर करेगी डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये भी ऑर्थो साइट ही होती है, कोई नई साइट नहीं आपके पास, ये भी ऑर्थो ही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस वजह से हो पा रहा है, कोई मेरे को बताएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे रीजन क्या है। वैसे तो ऊपर लिखा हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर दिखाया है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर दिखाया है, कैसा बिहेवियर शो करा है इसने आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर शो करा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि भाई इसने मजबूर करा है इस वाले बॉन्ड पेयर को शिफ्ट होकर के इस कार्बोनिल ग्रुप तक पहुंचाने में। जो लास्ट में आप ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देख रहे हो, वो अगर आप शुरुआत में कह रहे हो कि यहां से आए, तो उसके पीछे रीजन है कि ये बॉन्ड पेयर यहां पे टूट के लगा। तो इसका मतलब है मेरे पास वो इलेक्ट्रॉन एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर यहां पर शो हुआ है, किसका, कार्बोनिल का। उसके साथ साथ अगर बात करी जाएगी कि आर इफेक्ट अगर देखा जाए, तो उन्होंने आर इफेक्ट कौन सा दिया है, माइनस आर इफेक्ट दिया है या प्लस आर इफेक्ट दिया है, माइनस आर इफेक्ट दिया है। क्योंकि कार्बोनिल जो ग्रुप है आपके पास, जो सीओ ग्रुप है, सीओ ग्रुप से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ी हुई है, उसने कैसा चार्ज बेयर करा था, नेगेटिव चार्ज बेयर करा हुआ है। तो कौन सा आर इफेक्ट है मेरे पास, ये माइनस आर इफेक्ट। तो रेजोनेंस में दो होते हैं, एक होता है प्लस आर, एक माइनस आर। मैंने आपको पहले भी बताया भाई कि जो भी आपका यहाँ पर जो इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा है ग्रुप, उसके नेक्स्ट जो कार्बन होती है, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो प्लस आर इफेक्ट, और अगर उसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो माइनस आर इफेक्ट। तो ये माइनस आर इफेक्ट प्लस ईडब्ल्यूजी का एक एग्जांपल है। अब हेलोजिनेशन पे चलते हैं आगे। अब हेलोजिनेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले बेंजल्डिहाइड आया, बेंजल्डिहाइड का कराया जा रहा है क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। क्या करना है आपको, दो साइड्स आपके पास अवेलेबल रहती हैं। यहां पर अपने पास अब जो साइड्स पे चार्ज क्रिएट हुआ, पहले बात तो पैरा पर क्रिएट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, और अगला जो अपने पास पॉजिटिव चार्ज था वो कहां पर क्रिएट हुआ था, ऑर्थो पर। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करने आना है, तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को देखते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो वो कैसे सेंटर्स पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच पे करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे करेगा। आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच पे करेगा, कहां बन रही है मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स। इसमें आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है, सबसे पहला नेगेटिव चार्ज जिस पोजीशन पर आ रहा है, ये कौन सी पोजीशन है मेरे पास, ये मेटा है। ठीक है, अगला जो नेगेटिव चार्ज मेरे को देखने को मिला था, जो यहां पे बना था,
ये वाला, ये पोजीशन पे कौन सी होती है आपकी? मेटा। तो इसका मतलब है कि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो कौन सी पोजीशन पे होगा मेरे पास? मेटा पोजीशन पर। तो ये मेटा पोजीशन को एक्टिवेट कर देता है टुवर्ड्स द अटैक ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, और जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पर अटैक करके अपने पास प्रोडक्ट यहाँ पर आपको बनाते हुए दिखेंगे। ठीक है। चार्ज जो इंडक्शन है, देखो चार्ज इंडक्शन क्या है कि चार्ज इंडक्शन हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्थो पे बना रखी है, वो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक भी नहीं कहूंगा मैं। बात ये है कि यहाँ पर चार्ज को शो किया गया है कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। मेरे को पॉजिटिव चार्ज को नहीं हाईलाइट करवाना है, हमें हाईलाइट करवाना है यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आपको इसलिए हाईलाइट करवा रखा है ताकि यहाँ पे हम लोग इफेक्ट को पढ़ सके, जो कि है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर के लिए। ठीक है। अब अपने पास जो सबसे पहले हेलोजिनेशन हुआ, क्लोरीनेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो ये आपका अगर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है तो कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा इसकी? मेटा पर। तो आपके पास ये मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड बन गया। और सिमिलरली जो नीचे वाला प्रोडक्ट है, जब नीचे वाले को आप देखोगे तो इसका नाम क्या होता है? ये कौन सा कीटोन है? बेंजीन के साथ COCH3 लगी हुई है, तो ये आपका एसिडोफिनोन है। तो ये बन गई मेरे पास मेटाक्लोरो एसिडोफिनोन। ठीक है, हेलोजिनेशन पर। तो हेलोजिनेशन पिछली बार की तरह ही हुआ है, जैसे क्लोरो हम लोग करवाते थे, क्लोरीन का एडिशन कराते थे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, सेम चीज है। आगे बढ़ेंगे, इसमें आप सेकंड वाला आपको पता है नाइट्रेशन आने वाला है, तो नाइट्रेशन पे आ जाते हैं। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे, हो गया आपके पास नाइट्रेशन। सल्फोनेशन पे H2SO4 डालेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 रहता है मेरे पास, फ्यूमिंग H2SO4 लिख रखा है जिसको, तो ये आपके पास सल्फोनिक ग्रुप लग गया HSO3। और सिमिलरली यहां पर भी अपने पास मेटा पे HSO3 लग गई, ये बेंजल्डिहाइड है, और ये क्या हो गया मेरे पास वैसे ही एसिडोफिनोन। तो ये सिंपल सी है इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो ये है आपके पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाला पार्ट। यहां पर आपके पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स खत्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ। कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं अब, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको करके जाने ही चाहिए, एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो आप करके जाने। अगर आपको चाहिए कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन अच्छे से रिवाइज हो जाए और प्लस उसमें से आने वाली एक एक चीज आपको समझ आ जाए। यहां पर ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए ये आपको कन्वर्जन वाले भी मिल जाएंगे इसमें, और उसके साथ साथ जो हम पे आती है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, वो क्वेश्चन भी यहाँ पे। पहला जो क्वेश्चन है, जैसे इसमें लिखा हुआ हाउ कैन यू परफॉर्म फॉलोइंग कन्वर्जन्स, ध्यान रहे इसमें आंसर भी मैंने आपको इधर बना करके दे रखा है, आपको आंसर पे फोकस नहीं करना है, आप सिर्फ इतना देखो ब्यूट टू इन से कहां तक जाना है, हमें इथेनॉल तक जाना है। ठीक है, ब्यूट टू इन से इथेनॉल कितने कार्बन होते हैं यहाँ पे टोटल? 4। ईथ में कितने कार्बन रहे होंगे टोटल? 2। तो अगर आपको 4 कार्बन से 2 कार्बन तक जाना है तो कोई रिएक्शन याद आ रही है? क्या हुआ होगा? सबसे पहले ओजोनोलिसिस कराएंगे, क्योंकि एल्कीन है, और एल्कीन से कहां तक ले जा रहे हैं आपको? एल्डिहाइड तक। तो एल्कीन से एल्डिहाइड तक हम लोग कब गए थे? जब ओजोनोलिसिस हुआ था। तो जब ओजोनोलिसिस होगी तो आपकी जो ब्यूटीन है, पहले तो इस पे ऑक्सीडेशन करते थे हम लोग O3 के साथ, और उसके बाद जिंक डस्ट मिलाते थे, और फिर उसके बाद बॉन्ड क्लीवेज हो जाती थी। ठीक है, दोनों अपने पास जो कार्बन है वो स्प्लिट हो जाएंगे। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल है आपकी एल्कीन, तो पहला वाला भी बनाएगा इथेनॉल, तो दूसरा वाला भी क्या बनाएगा? इथेनॉल। इसीलिए कितने मोल इथेनॉल लिखे हैं यहाँ पे टोटल? 2 मोल। ये आपके पास ब्यूट टू इन है, और ब्यूट टू इन पे आपको करना है अपना ओजोनोलिसिस। इस तरीके से फिर यहाँ पे क्या करते थे हम लोग? इन दोनों पार्ट को अलग कर देते थे यहां से उठा करके। तो पहला वाला भी CH3CHO, और अगला वाला भी क्या बाहर निकल गया यहाँ से? CH3CHO। वो तब होता है जब इसकी जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन होती है, इसलिए हम लोगों ने फाइनल प्रोडक्ट ये बना करके दे रखा है। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, जो कि बी वाला है। साइक्लोहेक्सेनोल से जाना है साइक्लोहेक्सेनोन तक। तो ओल से ओन जाने के लिए, ओल से ओन जाने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोग क्या यूज कर सकते हो यहाँ पर, अगर आपको ओल से ओन जानी थी तो? K2Cr2O7 यूज हो रखी है। देखो ध्यान रहे कि अगर मैं K2Cr2O7 यूज कर रहा हूं तो वो कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? एक अपने पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर किसका यूज कर सकते हो? देखा जाए तो ये जो अल्कोहल है, मेरे को बताना है अल्कोहल कितने डिग्री की है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कितने डिग्री का अल्कोहल है ये? 2 डिग्री का। जिस कार्बन से OH लगी हुई है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से लगा हुआ है मेरे पास? 2 कार्बन से, 2 डिग्री है। तो आप सबसे अच्छा क्या यूज कर सकते थे? एक हम लोगों ने रिएजेंट पढ़ा था, क्या नाम था उसका अपने पास? PCC। ठीक है, PCC को यूज करा सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो मेरा यहाँ पे जोन्स रिएजेंट। ठीक है, ब्यूटाइन से ब्यूटेन टू ओन, तो एल्काइन से कहां तक जाना है आपको? कीटोन तक।
तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग रिएक्शन कराते थे इसकी मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ HgSO4। वैसे ट्रिपल बॉन्ड वाला जो पार्ट है, ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट आप लोगों के पास बहुत कम आता है, बट कोई बात नहीं, अगर ट्रिपल बॉन्ड से कभी भी डायरेक्टली आपको कीटोन तक जाना है तो HgSO4 के साथ वहां पर रिएक्शन रहती है। पैरानाइट्रोटोलिन से पैरानाइट्रो क्या बन रहा है, बेंजल्डिहाइड। अभी आपकी पैरानाइट्रोटोलिन है और ये पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, ये जो CH3 वाला पार्ट है, CH3 वाले पार्ट का आपने क्या करके दिया है, ऑक्सीडेशन करके दिया है। कैसे कराएंगे ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड यूज करेंगे CH2 के साथ, और उसके बाद में क्या कर देते हैं हम लोग उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा जो बेंजाइल्डिहाइड यहाँ पे बना हुआ है। जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर ये रिएक्शन करी थी, और इस रिएक्शन का नाम क्या होता था, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, ये देख रहे हो ना आप यहाँ पर, ये क्रोमिल क्लोराइड जो यूज हो रहा है, इससे आपके पास एक क्रोमियम का इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता था, और उस क्रोमियम के इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स से हम लोग क्या करते थे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते थे, तब वो मेरे पास फाइनली कन्वर्ट होता था आपके कार्बोनिल ग्रुप में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर भी और भी कई क्वेश्चन है। देखो पहले बेंजल्डिहाइड जो होता है ना, पहले बेंजल्डिहाइड को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, और ऑक्सीडाइज करके इसको कार्बोक्सिलिक एसिड तक बनाते हैं। तो आप K2Cr2O7 लगा सकते हो, KMnO4 लगा सकते हो। जब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाती है, रिएक्शन अभी आएगी आगे, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पोर्शन हुआ नहीं है क्योंकि, तो वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी है। अगर आप किसी वीक बेस के साथ उसका डिस्टिलेशन करते हो, तो ये जो आपका कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है ना, इसकी जो लिंकेज है, इसकी लिंकेज मेरे पास वापस से इसके 2 मोल लिए जाते हैं स्लिप में, तो आपकी जो फिनाइल रिंग हो, फिनाइल रिंग जाकर के इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ लिंकेज कर लेती है। इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास बन जाएगा डाइफिनाइल कीटोन, जिसको हम लोग कहते हैं अपने पास बेंजोफिनॉल। ठीक है, ये अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगी रिएक्शन। लिख दें ये तीनों। फिर इनको लिख देना, ये आपके पास वो कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसमें आपको कंपाउंड आइडेंटिफाई करने होते हैं A, B और C। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे यहाँ पर ये लिखे हुए, जो आप पढ़ के गए वो नाम से नहीं आएगा कुछ भी कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करके दिखाओ, बस इतना ही लिखा हुआ होता है। अब आपको खुद से लिखना है रिएजेंट पहचान करके। किसका रिएजेंट था, SnCl2, बिल्कुल सही। स्टीफन रिडक्शन, स्टेनस क्लोराइड जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और इससे आपको याद भी करवाया था, स्टीफन्स और वैसे ही है SN, स्टेनस। और ये वाला क्या है नीचे, क्रोमिल क्लोराइड वाला, इटार्ड। ये किसका रिएजेंट है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, रोजेनबर्ग रिडक्शन, बिल्कुल सही। NaOH और I2 होते हैं ना, NaOH और I2 मिलकर के ये बनाते हैं आपके पास सोडियम हाइपोआयोडाइड, फिर ये जा करके उस O को रिप्लेस करता था वहां पर। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर आंसर में अगर आप ध्यान देते तो आंसर में CH3 लिख रखा है, तो आपको उससे भी याद आ जाता था कि आइडो फॉर्म है। ठीक है, फिर एक ये वाला लिख दो, ये अमाइड्स कराया आपको, करा तो था वैसे हम लोगों ने। अमोनिया डेरिवेटिव्स जो है उसी का ही केस है, अमोनिया डेरिवेटिव का कुछ नहीं करना, ये O पकड़नी और एक H2 पकड़ना है, बाहर निकाल देना है उसको। H2O बाहर निकल जाएगी और बाकी का बचा हुआ इसके साथ जुड़ जाएगा। ये वोल्फ-क्रिस्टन रिडक्शन में हाइड्रोजन यूज होती है, NH2NH2। ये आपके पास अमोनिया डेरिवेटिव आ रखा है ये। ठीक है, ये वोल्फ-क्रिस्टन रिडक्शन नहीं है, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन होती है। तो ये आज आपके क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। ठीक है, अगर आप इतने क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो ये भी इनफ है। अभी तक सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन वाले पार्ट के लिए बता रहा हूं। अभी हम लोगों ने इसमें कोई PYQ जो है वो बिल्कुल एज इट इज ईयर के साथ मेंशन नहीं किया, पर इसमें से कई क्वेश्चन आपको ऑलरेडी PYQs में दिख जाएंगे। अभी हम वो अलग से भी करेंगे।